नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामान्य विज्ञान के टॉप 2000 क्वेश्चंस के सीरीज का पार्ट नंबर 11 लेके आ गए हैं, जिसके अंदर आपको हम टॉप 100 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें जहाँ पे विज्ञान एग्जाम में आती है, रेलवे ग्रुप डी, NTPC, SSC, CGL, CPU, MTS, CHSL, DRDO, MTS, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, कलरक, पटवारी, ग्राम सचिव, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवार, टेट, सी टेट, अस्टेट, अम्पीटेट, यूपी टेट, अस्टेट या सुपर टेट या कोई एग्जाम फोर्स का हो जहाँ पे विज्ञान एग्जाम में आते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़िए ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। और अंत में बताएं कितने क्वेश्चन आपने अटेंड कर, कितने क्वेश्चन आपने सही किए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें जो लोग पहली बार यहाँ पे आए हैं और आप लोग डेली ऐसे ही अपने एग्जाम की तरफ आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। और याद रखना, एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का वक्त मिलेगा, उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। पीछे के 10 पार्ट देखने के लिए आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए, वहाँ से आप लोग उन पार्ट्स को कवर कर सकते हैं। अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो फ्रेंड्स गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग PDF ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलेगा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है। तो फ्रेंड्स बताएंगे जल्दी से, आप लोग 5 सेकंड का वक्त मिलता है। निम्न में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है, बताएंगे सभी लोग फटाफट जल्दी से। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, सभी का आंसर आना ही चाहिए। बिल्कुल फ्रेंड्स, कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है, कौन सा होता है? जोंक। जोंक क्या होता है? द्विलिंगी जंतु होता है। तो सी रहेगा बिल्कुल फ्रेंड्स राइट आंसर। ये आप लोग यहाँ से अच्छे से याद रखना, कौन होता है? जोंक क्या होता है? द्विलिंगी जंतु होता है, याद रखना आप लोग। ऑप्शन नंबर सी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड्स राइट आंसर, याद रखेंगे आप लोग। देखिए नेक्स्ट है, रजत मछली होती है। रजत मछली कौन होती है, इनमें से बताएंगे जल्दी से आप लोग, बहुत अच्छी तैयारी है। रजत मछली क्या होती है? बिल्कुल फ्रेंड्स, रजत मछली एक प्रकार का कीट होती है। क्या होती है? एक प्रकार का कीट होती है रजत मछली, याद रखेंगे आप लोग। सिल्वर फिश एक प्रकार की कीट होती है और कीटों की एक विशेषता होती है, कीटों में 3 जोड़ी टांगे होती हैं। जिन जीवों में 3 जोड़ी टांगे होती हैं वो कीट कहलाते हैं। तो डी रहेगा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में लुप्त पक्षी कौन सा है? हाल ही में लुप्त पक्षी है कौन सा है, बताएंगे जल्दी से आप लोग। बिल्कुल फ्रेंड्स, देखिए यहाँ दिया हुआ है, हाल ही में लुप्त पक्षी कौन सा है। बिल्कुल फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तैयारी। कौन है? डोडो है। कौन? डोडो है फ्रेंड्स, याद रखना आप लोग, डोडो। बिल्कुल फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप लोग। और यह है मॉरिशस में पाया जाता था। कहाँ? मॉरिशस में पाया जाता था। ये हाल ही में लुप्त पक्षी है। और फ्रेंड्स वही अगर हम बात करें यहाँ पे आर्क्योपेरिक्स की, तो आर्क्योपटेरिक्स को पक्षी एवं सरीसृप के बीच की कड़ी कहा जाता था। क्या क्या कहा जाता है? आर्क्योपेरिक्स को पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी कहा जाता है, याद रखना आप लोग। ठीक है, और डोडो क्या है? हाल ही में लुप्त पक्षी जो मॉरिशस में पाया जाता था, याद रखना आप लोग अच्छे से। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नए उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? नए उड़ने वाला पक्षी कौन सा, बताएंगे। नए उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? एमू है। तो सी रहेगा राइट आंसर, एमू। अच्छे से आप लोग याद रखना। आगे है, कीटों का मुख्य लक्षण क्या है। अभी तो बताएं 2 क्वेश्चन पहले, कीटों की विशेषता क्या होती है वही बताना है यहाँ पे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। जी हाँ, देखिए यहाँ दिया है, कीटों का मुख्य लक्षण होता है 3 जोड़ी टांगे। तो भी होगा राइट आंसर। अच्छे से आप लोग याद रखना, कीटों का मुख्य लक्षण 3 जोड़ी टांगे होती हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, बताएंगे। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, बताएंगे जल्दी से आप लोग। बहुत अच्छी तैयारी फ्रेंड्स आप लोग की, बताएंगे जल्दी से आप लोग। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? कौन है? लीनियस हैं। तो फ्रेंड्स सी रहेगा राइट आंसर, लीनियस। अच्छे से आप लोग याद रखना, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस हैं। तो सी रहेगा राइट आंसर, याद रखेंगे आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है, बताएंगे जल्दी से। बहुत अच्छे तैयार फ्रेंड्स, आज है ना इस क्लास में कम से कम 1500 बच्चे होने ही चाहिए।
उम्मीद है सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ताकि कुछ लोग और यहाँ पे आ जाएं, वो भी अपने फ्रेंड्स के, वो भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो आप लोग, आपसे रिक्वेस्ट मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा वीडियो को जल्दी से। देखिए यहाँ दिया है कि स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? 4 कोष्ठीय हृदय, 4 कोष्ठीय हृदय होता है स्तनधारियों का मुख्य लक्षण, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो बी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है? मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है, बताएंगे जल्दी से। मछली वर्ग की पहचान होती है किससे फ्रेंड्स? ग्रासी गिलो से, डर्मल साल्क से, युगित पक्षों से। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, उपयुक्त सभी याद रखेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, व्हेल एक स्तनधारी है क्योंकि, व्हेल एक स्तनधारी क्यों है? व्हेल एक स्तनधारी, बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल फ्रेंड्स, व्हेल में 4 प्रकोष्ठ का हृदय होता है, व्हेल में 4 प्रकोष्ठ का हृदय होता है। और फ्रेंड्स वहीं क्या है कि स्तनधारियों का महत्वपूर्ण लक्षण है 4 कोष्ठीय हृदय। तो फ्रेंड्स व्हेल एक स्तनधारी क्योंकि इसमें 4 कोष्ठीय हृदय होता है, तो ए रहेगा राइट आंसर, 4 प्रकोष्ठ का हृदय, याद रखना आप लोग। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उड़न मछली कौन सी, माफी चाहते, उड़न मछली कौन सी इनमें से? उड़न मछली कौन सी है, बताएंगे सब लोग जल्दी से फटाफट। बहुत सारे रिस्पॉन्स है। उड़न मछली है एक्सोसीटस। एक्सोसीटस क्या है? ये एक उड़न मछली है, तो ये रहेगा राइट आंसर, याद रखेंगे आप लोग। देखिए आगे है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, बताएंगे जल्दी से, सभी का आंसर आना ही चाहिए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आपका। और फ्रेंड्स ये सीरीज मान लीजिए 11वां पार्ट चल रहा है, लगभग मतलब आधे से ज़्यादा सीरीज हो चुकी है, और आप लोगों का फ्रेंड्स रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जैसा रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, उससे कई गुना बेहतर आप लोग का रिस्पॉन्स है। बहुत आप लोग आनंद ले रहे सीरीज का, अच्छी बात है, बहुत फ़ायदा मिलेगा एग्जाम में। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। 2000 क्वेश्चन कर लीजिए और भविष्य में आप लोग विज्ञान में मारने खाएंगे फ्रेंड्स, ये वादा है गुरुकुल एकेडमी का। देखिए यहाँ दिया हुआ है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? कौन है? अरस्तु हैं जीव विज्ञान के जनक, तो ये रहेगा राइट आंसर। बिल्कुल फ्रेंड्स, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी हैं अरस्तु, याद रखना आप लोग। ठीक है, चलिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए, वर्गीकरण की आधार इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधार इकाई क्या है, बताएंगे जल्दी से। बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है। वर्गीकरण की आधार इकाई क्या है? स्पीसीज है, तो बी रहेगा राइट आंसर, स्पीसीज। अच्छे से आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है, किस में ले जाई जाती है, बताएंगे जल्दी से। रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है किसके द्वारा, किसके रूप में? किस रूप में? बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में, तो डी रहेगा राइट आंसर। अच्छे से आप लोग याद रखना, रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में, तो डी हो जाएगा राइट आंसर, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, बताएंगे जल्दी से आप लोग। रुधिर स्कंदन के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी है आप लोग की, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, तो बताएंगे जल्दी से। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? कैल्शियम आवश्यक है, क्या? कैल्शियम आवश्यक है, तो सी रहेगा राइट आंसर, कैल्शियम। अच्छे से आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है, किस में पाया जाता है फास्फोरस शरीर में, बताएंगे जल्दी से आप लोग। किस में पाया जाता है शरीर में फास्फोरस? अस्थि एवं दांतों में पाया जाता है, तो सी होगा राइट आंसर, अस्थि और दांतों में, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, मानव के लाल रुधिर कणों का जीवनकाल कितना होता है? RBC का जीवन काल होता है 120 दिन, 120 डेज होता है। वही एग्जाम में आ जाए, RBC का निर्माण कहाँ होता है? RBC का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण होता है। और RBC का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? RBC का कब्रिस्तान कौन कहलाता है, जो बताएंगे जल्दी से। बहुत अच्छी तैयारी रहती है फ्रेंड्स आप लोग की, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, तो बताएंगे जल्दी से। RBC का कब्रिस्तान कौन है? RBC का कब्रिस्तान पलीहा है, कौन है? पलीहा है फ्रेंड्स, अच्छे से आप लोग याद रखना, पलीहा क्या है? RBC कब्रिस्तान है। देखिए नेक्स्ट, शरीर में सबसे बलशाली पेशी कौन सी है? शरीर में सबसे बलशाली पेशी कौन सी है? कौन है फ्रेंड्स? बिल्कुल जबड़े में होती है। शरीर में सबसे बलशाली पेशी जबड़े में पाई जाती है, तो सी रहेगा राइट आंसर, जबड़े में, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए आगे देखिए, बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता, किसका बना होता है? बाह्य कर्ण का
बाह्यकर्ण का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? उपास्थि का बना होता है। किसका? उपास्थि का बना होता है। सी रहेगा राइट आंसर, उपास्थि याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, मानव के रक्त की सामान्य पीएच कितना होता है? मानव के रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? कितना होता है? 7.4 होता है, 7.4 होता है मानव के रक्त का पीएच मान याद रखना आप लोगों को। फ्रेंड्स एग्जाम में होना याद रखना, अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है अम्लीय घोल का पीएच मान। उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है, उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है। सारी घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये भी याद रख लेंगे यहाँ से। ठीक है, देखिए आगे है, अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव रुकता नहीं तो इसका कारण निम्नलिखित में से किस एक में दोष होता है? किस एक में दोष होता बताएंगे जल्दी से। किसमें? थ्रोम्बोसाइट्स में, बिंबाणु में। किसमें? थ्रोम्बोसाइट्स में दोष होता है, बिंबाणु में दोष होता है। सी रहेगा राइट आंसर, बिंबाणु याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, इसका कारण क्या है? बिंबाणु है इसका कारण, अगर रक्तस्राव नहीं रुकता है तो। देखिए नेक्स्ट है कि रुधिर दाब का नियंत्रण करता है, कौन करता है बताएंगे जल्दी से। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। फ्रेंड्स कितनी मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, सुबह से लेकर शाम तक क्लास लेके आते हैं, एक लाइक तो बनता है ना। उम्मीद है सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दें। फ्रेंड्स आपका फर्ज बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वीडियो को शेयर करना, वीडियो को सपोर्ट करना। तो फ्रेंड्स सभी लोग फटाफट क्लास को, फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे, ताकि वो भी यहाँ पे आ जाए और अपने एग्जाम की तैयारी को आगे बढ़ा लें। और फ्रेंड्स डेली इस टेस्ट का समय होता है मॉर्निंग में 6:30 बजे, और हमारा अगला टेस्ट होगा मॉर्निंग में ही 11:30 बजे, जीके का बूस्टर टेस्ट याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है, रुधिर दाब का नियंत्रण करता है, कौन करता है? बिल्कुल फ्रेंड्स एड्रिनल ग्रंथि करती है। कौन? एड्रिनल याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, एड्रिनल याद रखेंगे आप लोग। कौन? एड्रिनल ग्रंथि याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि रुधिर कथक का जमने के लिए क्या आवश्यक है बताएंगे जल्दी से आप लोग। रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? रुधिर का थक्का जमने के लिए क्या? कैल्शियम आवश्यक है। तो सी रहेगा राइट आंसर, कैल्शियम याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए आगे है, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है, क्या होता है प्लाज्मा में सबसे अधिक? रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है? सबसे अधिक होता है जल। क्या होता है? जल होता है सबसे अधिक, याद रखना आप लोग। कितना होता है? 90% होता है। कितना? 90% होता है, याद रखना जल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, याद रखेंगे आप लोग। और खून में 55% होता है प्लाज्मा, लगभग 55% प्लाज्मा होता है, लगभग 52 60 होता है लगभग। ठीक है, याद रखना आप लोग। देखिए नेक्स्ट है कि रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है। जी फ्रेंड्स, रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है, किसके रूप में? किसके रूप में? बिल्कुल फ्रेंड्स, रुधिर एंटीस्कंदन पदार्थ के रूप में सोडियम ऑक्सलेट मिलाया जाता है। तो बी रहेगा राइट आंसर, क्या? सोडियम ऑक्सलेट मिलाया जाता है। तो फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर। देखिए आगे है कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक कौन सा है? शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक कौन सा है? बिल्कुल फ्रेंड्स, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक संयोजी उत्तक है। तो ए रहेगा राइट आंसर, कौन सा है? संयोजी उत्तक है, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला उत्तक। ये आप लोग यहाँ से फ्रेंड्स अच्छे से याद रखना, आपके एग्जाम में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनाफिलिस को सर्वप्रथम खोजा था, किसने खोजा था बताएंगे जल्दी से। मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनाफिलिस को किसने खोजा था? सर्वप्रथम किसने? रोनाल्ड रोस ने खोजा था। तो ये रहेगा राइट आंसर, किसने? रोनाल्ड रोस ने खोजा था, याद रखना आप लोग अच्छे से। वही फ्रेंड्स यहाँ पे एक ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो फ्रेंड्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, ट्रेपनोसोमियासिस रोग की वाहक कौन है? ट्रेपनोसोमियासिस रोग की वाहक कौन है? सेसी मक्खी है। कौन है? सेसी मक्खी है, याद रखना आप लोग। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर, सेसी मक्खी। फ्रेंड्स इस रोग में व्यक्ति को नींद के साथ बुखार आता है, नींद के साथ बुखार आता है, याद रखना आप लोग। ठीक है, चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? काला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है बताएंगे जल्दी से। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है फ्रेंड्स, आपका बहुत मजा आता है। देखिए यहाँ दिया है, काला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है? लिस्मानिया है। तो डी रहेगा राइट
आंसर लिस्मानिया याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन निष्कासित होती है, किससे निष्कासित होती है बताएंगे जल्दी से आप लोग। मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन निष्कासित होती है, किससे निष्कासित होती है बताएंगे जल्दी से। बहुत ही अच्छी तैयारी फ्रेंड्स, बहुत से रिस्पॉन्स आपका जी फ्रेंड्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए यहाँ दिया है मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन निष्कासित होती है, किससे, सिनकोना की छाल से निष्कासित होती है। कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है, सी होगा राइट आंसर। देखिए आगे है, मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है, किस पर करता है बताएंगे जल्दी से। मनुष्य में प्लाज्मोडियम का हमला पहले यकृत कोशिकाओं पर, उसके बाद में आरबीसी पर होता है। पहले कहाँ होता है, पहले होता है यकृत कोशिकाओं पर, उसके बाद फिर होता है आरबीसी पर, रेड ब्लड सेल पर होता है, लाल रक्त कणिकाओं पर होता है यकृत कोशिकाओं के बाद। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर देखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे देखिए क्या है, हाइड्रा है, क्या है हाइड्रा बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल फ्रेंड्स, देखिए यहाँ दिया हुआ है हाइड्रा क्या है, मांस भक्षी है हाइड्रा। तो फ्रेंड्स डी रहेगा राइट आंसर, अच्छे से आप लोग याद रखना। बिल्कुल फ्रेंड्स याद रखना, वैसे जीव जो मांस खाते हैं वो मांस भक्षी कहलाते हैं जी फ्रेंड्स, याद रखना आप लोग। और वैसे जीव जो सड़े गले चीज़ों पर उगते हैं, वो जीव जो सड़े गले चीज़ों पर उगते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं, जैसे कवक। और फ्रेंड्स वो जीव जो घास खाते हैं, वो जीव जो घास खाते वो क्या होते हैं, हार्बी वायरस कहलाते हैं, शाक बक्से कहलाते हैं जो जीव घास खाते हैं। और वो जीव जो कीट खाते हैं वो कहलाते कीट भक्षी। ठीक है ना, और मांस भक्षी जो मांस खाते हैं, तो हाइड्रा होगा मांस भक्षी, डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, दुग्ध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है, फिर भी यह एक तुच्छ स्रोत है, किसका बताएंगे जल्दी से। दुग्ध अपने पोषण युग में अद्वितीय है, फिर भी यह एक तुच्छ स्रोत है, किसका, लोहे का। तो भी रहेगा राइट आंसर। फ्रेंड्स लोहे की कमी से क्या होता है, लोहे की कमी से मानव में क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। तो फ्रेंड्स हरी सब्जियां ज़्यादा खाइए ताकि लोहे की मात्रा भरपूर रहे आपके शरीर में, और एनीमिया से आप लोग संक्रमित ना हो जाए, ग्रस्त ना हो जाएं। ठीक है, देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए क्या है। एलिफेंटिसिस फैलता है, किससे फैलता है, एलिफेंटिसिस बताएंगे जल्दी से आप लोग। एलिफेंटिसिस फैलता किससे, क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है, किससे, क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है एलिफेंटिसिस, याद रखना आप लोग, डी होगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु शोषण तो करता है परंतु शोषण अंग नहीं होते। निम्न में से कौन सा जंतु शोषण तो करता है परंतु शोषण अंग नहीं होते, कौन सा, केंचुआ शोषण तो करता है परंतु शोषण अंग नहीं होते, तो सी रहेगा राइट आंसर। फ्रेंड्स याद रखना आप लोग अच्छे से। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स आप लोग के लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है, केंचुआ शोषण कहाँ से करता, किससे करता है, ये आप लोग बताएंगे जी। देखिए नेक्स्ट है, तिल चट्टे में शोषण अंग कौन सा होता है, तिल चट्टे में शोषण अंग कौन सा होता है, ट्रेकिया होता है, कौन सा, ट्रेकिया होता है, याद रखना आप लोग। तो फ्रेंड्स सी रहेगा राइट आंसर ट्रेकिया। ठीक है, और फ्रेंड्स बड़े जीव जो होते हैं वो शोषण फेफड़ों से करते हैं, मनुष्य, मेंढक, कुत्ता क्या हैं, ये शोषण करते हैं फेफड़ों से। और मछलियाँ शोषण किससे करते हैं, गिल से शोषण करती हैं मछलियाँ, ये भी आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, फाइलेरिया रोग का संचरण होता है, किसके द्वारा होता है बताएंगे आप लोग। फाइलेरिया रोग का संचरण बिल्कुल फ्रेंड्स किससे होता है, फाइलेरिया रोग का संचरण होता है क्यूलेक्स द्वारा, किसके द्वारा होता है, क्यूलेक्स के द्वारा होता है फाइलेरिया रोग, याद रखना आप लोग। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है, प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन बताएंगे जल्दी से आप लोग, किससे, फंगस से प्राप्त की जाती है, किससे, फंगस से प्राप्त की जाती है, तो ए रहेगा राइट आंसर फंगस। तो यहाँ पे शब्द आया है पेनिसिलिन। तो फ्रेंड्स पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए कौन सा कीट नहीं है, इनमें से कौन सा कीट नहीं है, कौन सा कीट नहीं, बिच्छू एक कीट नहीं है, सी होगा राइट आंसर। मक्खी, मच्छर, काकरोच भी क्या है, ये कीट हैं। ठीक है, और कीटों की विशेषता क्या होती है, 3 जोड़ी टांगे, ये आप लोग यहाँ से याद रख लेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट,
घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं बताएंगे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। जो लोग पहले बार यहाँ पे आए ना, सभी लोग फ्रेंड्स यहाँ पे जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। और एक बार सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर देंगे जी, सभी लोग फटाफट एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि कुछ लोग और यहाँ पे आ जाए, वो भी अपने एग्जाम की तैयारी को आगे बढ़ा लें। तो यहाँ दिया है देखिए, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? मैगोट कहते हैं। तो सी रहेगा राइट आंसर, मैगोट याद रखेंगे आप लोग। देखिए नेक्स्ट, उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है। मधुमक्खी से संबंधित कौन सा उद्योग है? एपी कल्चर। एपी कल्चर है मधुमक्खी से संबंधित। तो फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर। एग्जाम है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में रेशम के कीट का पालन करते हैं, रेशम के कीट का पालन करते हैं। हॉर्टिकल्चर में फल सब्जी फूल का पालन कर, क्या फल सब्जी और फूल का उत्पादन करते हैं। बागवानी का अध्ययन होता है हॉर्टिकल्चर। वहीं फ्रेंड्स पिसिकल्चर होता है मत्स्य पालन का अध्ययन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल यहाँ पे आंसर। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का पालन होता है। देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिल्क वर्ग से संबंधित है? बताएंगे फ्रेंड्स जल्दी से आप लोगों ने, इनमें से कौन सा सिल्क वर्ग से संबंधित है? कौन है? सेरिकल्चर है। सिल्क वर्ग से संबंधित कौन? सेरिकल्चर। तो ए रहेगा राइट आंसर, सेरिकल्चर याद रखना आप लोग। ठीक है, रेशम, रेशम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, मधुमक्खियों में संचारण का साधन कौन सा है? मधुमक्खियों में संचारण का साधन, कम्युनिकेशन का साधन कौन सा है? मधुमक्खियों में कम्युनिकेशन का साधन है नाच। नाच है तो सी रहेगा राइट आंसर, नाच। अच्छे से आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, मधुमक्खियों में कौन सा अमल होता है? मधुमक्खियों में फार्मिक अमल पाया जाता है। मधुमक्खियों में फार्मिक अमल पाया जाता है और फार्मिक अमल से गठिया की जो दवा होती है बनाई जाती है। गठिया जो रोग होता है उसकी दवा बनाई जाती है फार्मिक अमल से, जो मधुमक्खियों में पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग ये भी अच्छे से। देखिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स, टीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है? बताएंगे जल्दी से आप लोग फटाफट, कौन सा रोग फैलाती है टीसी मक्खी? बहुत अच्छी तैयारी है बिल्कुल फ्रेंड्स। टीसी मक्खी फैलाती है स्लीपिंग सिकनेस रोग, निद्रा रोग। तो ये रहेगा राइट आंसर, याद रखेंगे आप लोग। ये है ट्रिपनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। वही फ्रेंड्स बात करें हम मलेरिया की, तो मलेरिया मादा एनाफिस के द्वारा फैलता है। जी फ्रेंड्स ये है जो मलेरिया है, यह है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। तो इसका रोग वाहक कौन है? मादा एनाफिलिस, याद रखेंगे आप लोग। वही फ्रेंड्स हैजा का कारण कौन सा क्या होता है? हैजा रोग विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, चलिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए, प्लेग किसके द्वारा फैलता है? बताएंगे प्लेग किसके द्वारा फैलता है? प्लेग फैलता है किसके द्वारा? बिल्कुल फ्रेंड्स प्लेग फैलता है कौन सा? बिल्कुल फ्रेंड्स प्लेग फैलता है वेसिलस पेस्टिस के द्वारा। वेसिलस पेस्टिस के द्वारा फैलता है प्लेग रोग। डी होगा फ्रेंड्स राइट आंसर, याद रखना। प्लेग वेसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है। इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है। किससे? पिस्सुओं से होता है जो चूहों पर पाए जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, काला आजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? काला आजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? बताएंगे जल्दी से। बहुत अच्छे तैयारी की, यहाँ दिया है काला आजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। तो ए रहेगा राइट आंसर फ्रेंड्स, अच्छे से आप लोग याद रखना। ठीक है, काला आजार लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। इसका वाहक सैंड फ्लाई होती है। ठीक है ना, सैंड फ्लाई वालू मक्खी होती है। तो फ्रेंड्स यह जो रोग है ना, जो काला आजार रोग है, यह अस्थि मज्जा प्रभावित करता है। बोन मैरो को, अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, यहाँ दिया है देखिए निम्नलिखित में से कौन सा काला आजार का परजीवी है? फ्रेंड्स अभी तो बताया ना आपको, अभी बताया कैसे गलत ना हो। तो यहाँ पे दिया है देखिए निम्नलिखित में से कौन सा काला आजार रोग का परजीवी है? कौन है? लिस्मानिया डोनोवानी है, याद रखना आप लोग। ए रहेगा राइट आंसर, लिस्मानिया डोनोवानी, ए रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है? उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने मधुमक्खियों के संचारण की भाषा का पता लगाया? कौन सा है? बताएंगे
बताएंगे जल्दी से। अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। और जो लोग पहली बार यहाँ पे आए हैं, जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। और फ्रेंड्स एक बार सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर देंगे, क्लास को सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स, आपका फर्ज बनता है क्लास को सपोर्ट करना। सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि कुछ लोग और यहाँ पे आ जाएं। देखिए यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने मधुमक्खियों के संचरण की भाषा का पता लगाया? कौन है? कार्ल वान फ्रिस। तो बी रहेगा राइट आंसर। क्या नाम है? कार्ल वान फ्रिस ने पता लगाया था मधुमक्खियों के संचरण की भाषा का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है। कौन स्टेपीज है फ्रेंड्स? याद रखना आप लोग, डी रहेगा राइट आंसर। खरगोश और मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कि कान में पाई जाती है, कान में होती है। चलिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखिए क्या है कि स्मरण शक्ति की हानि किसके नष्ट होने से होती है? स्मरण शक्ति की हानि किसके नष्ट होने से होती है? किसके? सेरेब्रम के नष्ट होने से होती है स्मरण शक्ति की हानि। तो ए रहेगा राइट आंसर, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिकी यांत्रिकी में क्या होता है बताएंगे जल्दी से। अनुवांशिक यांत्रिकी में क्या होता है? एक जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है। एक क्या होता है फ्रेंड्स? जब किसी जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है ना, तो इस क्रिया को अनुवांशिक यांत्रिकी कहा जाता है। एक जी फ्रेंड्स याद रखना, जब किसी जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है ना, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? अनुवांशिक यांत्रिकी कहते हैं। तो ए रहेगा राइट आंसर। देखिए, जंपिंग जीन्स को अब कहा जाता है, जंपिंग जीन्स को अब क्या कहा जाता है? जंपिंग जीन्स को अब ट्रांसपोशंस कहा जाता है। तो डी होगा राइट आंसर। अच्छे फ्रेंड्स याद रखना, जंपिंग जीन्स को अब क्या कहते हैं? ट्रांसपोशंस कहते हैं। और इसकी खोज बारबरा मैकलिंटोक के द्वारा की गई थी। बिल्कुल फ्रेंड्स, जंपिंग जीन्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? बारबरा मैकलिंटोक के द्वारा। तो डी रहेगा जी राइट आंसर। देखिए आगे है, अनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा पहुंचता है बताएंगे। अनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाते हैं? किसके द्वारा जाते हैं? जीन के द्वारा जाते हैं। तो सी रहेगा राइट आंसर, जीन। देखिए आगे है, जीव वैज्ञानिक 5 जून को किस रूप में मनाते हैं? जीव वैज्ञानिक 5 जून का जो दिन है किस लिए मनाते हैं? विश्व वातावरण दिवस के रूप में। विश्व वातावरण या पर्यावरण दिवस, याद रखना आप लोग। देखिए आगे, जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को सम्मिलित रूप से कहते हैं। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को सम्मिलित रूप से कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लवक कहते हैं। तो डी रहेगा राइट आंसर, प्लवक, याद रखना आप लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, मौन घाटी जहां पादपों और जंतु की दुर्लभ जातियां कहां पर होती हैं बताएंगे। मौन घाटी जहां पादपों और जंतुओं की दुर्लभ जातियां हैं, कहां पर हैं? कहां है? बिल्कुल फ्रेंड्स, केरल में है। सी रहेगा राइट आंसर, केरल। देखिए आगे, देखिए भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? राष्ट्रीय पुष्प कौन है? कमल है, याद रखना आप लोग, कमल। तो बी रहेगा राइट आंसर, कमल। देखिए आगे चलेगा, रेशों की फसल जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में होती हैं। रेशों की फसल जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में होती हैं, कौन सी है? बिल्कुल फ्रेंड्स, कौन है? कपास है। तो बी रहेगा राइट आंसर, कपास। अच्छे से आप लोग याद रखना। देखिए नेक्स्ट है कि भारत में हॉकी स्टिक किससे बनती है? भारत में हॉकी स्टिक किससे बनती है? मोरस एल्वा से बनती है भारत में हॉकी स्टिक, याद रखना आप लोग, बी रहेगा राइट आंसर, मोरस एल्वा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी से बने होते हैं? क्रिकेट के जो बल्ले हैं किस लकड़ी से बने होते हैं? किससे बने होते हैं? बिल्कुल फ्रेंड्स, किससे? सेलेक्स परप्यूरिया से बने होते हैं। तो बी रहेगा राइट आंसर, सेलेक्स परप्यूरिया, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलेगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखिए, BCG का अर्थ क्या होता है? BCG का अर्थ है क्या है बताएंगे जल्दी से। बहुत अच्छे तैयार फ्रेंड्स, बिल्कुल वीडियो को लाइक करने वालों का सभी का धन्यवाद, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। देखिए यहाँ दिया है, BCG का अर्थ है क्या है? बैसिलस क्लेमिटी ग्यूरेन है BCG का अर्थ, ये रहेगा राइट आंसर। BCG का अर्थ क्या है? बैसिलस क्लेमिटी ग्यूरेन है। और BCG का टीका TB में दिया जाता है। किस रोग में? क्षय रोग से बचाव में दिया जाता है। क्षय रोग के बचाव में दिया जाता है BCG का टीका, क्षय रोग से बचाव के लिए, ट्यूबरक्लोसिस TB में, याद रखना आप लोग। ठीक है, चलेगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखिए, फसलों का हेर फेर किस लिए आवश्यक है?
फसलों का हेरफेर किस लिए आवश्यक है? मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए। तो डी रहेगा राइट आंसर फ्रेंड्स। याद रखना आप लोग, मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए फसलों का हेरफेर आवश्यक होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, शीतकाल में तुषार पाले का वितरण कहाँ पाया जाता है? शीतकाल में तुषार पाले का वितरण कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? ऊतकों के, बिल्कुल फ्रेंड्स, का ऊतकों में निर्जलीकरण तथा यांत्रिक क्षति हो जाती है। तो फ्रेंड्स याद रखना, शीतकाल में तुषार पाले का वितरण ऊतकों में निर्जलीकरण तथा यांत्रिक क्षति होती है, याद रखना शीतकाल में। ठीक है, तो फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है कि डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? डॉक्टर कार्नबर्ग ने किया था। तो सी रहेगा जी राइट आंसर। किसने किया था? कार्नबर्ग ने किया था, याद रखना आप लोग। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक जीव जिसमें दो समरूपी अनुवांशिकी कारकों का जोड़ा होता है क्या कहलाता है? एक जीव जिसमें दो समरूपी अनुवांशिकी कारकों का जोड़ा होता है क्या कहलाता है? समयुग्मजी कहलाता है। क्या? समयुग्मजी कहलाता है। सी रहेगा राइट आंसर। देखिए आगे है कि राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोसोम किसके बने होते हैं? अब जल्दी से बताएंगे आप लोग। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तैयारी आप लोग की, बहुत अच्छा फ्रेंड्स, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए यहाँ दिया है राइबोसोम किसके बने होते हैं? बिल्कुल आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। सी रहेगा राइट आंसर। राइबोसोम बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन के। देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से फ्रेंड्स देखिए निम्नलिखित में सूत्र विभाजन के सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? बताएंगे जल्दी से आप लोग। बहुत अच्छी फ्रेंड्स तैयारी है, बिल्कुल यहाँ दिया है कि निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? कौन है? प्रोफेज है। कौन है? प्रोफेज फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, प्रोफेज। अच्छे से आप लोग याद रख लेंगे। देखिए आगे है कि क्या, देखिए मियोसिस किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? मियोसिस की किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? किस स्टेज पर? एनाफेज 1 पर। तो बी रहेगा राइट आंसर, एनाफेज 1, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बताएंगे जल्दी से आप लोग। बिल्कुल फ्रेंड्स, डीएनए की खोज की थी किसने? मिस्र ने की थी। तो फ्रेंड्स ए रहेगा राइट आंसर, मिस्र। अच्छे से आप लोग याद रखना। देखिए आगे चलेगा, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? बताएंगे जल्दी से आप लोग फटाफट से। बहुत अच्छे तैयार फ्रेंड्स, आप लोग की बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है, सभी लोग जवाब देंगे। बताएंगे क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? बिल्कुल क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए के, आरएनए के और प्रोटीन के बने होते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर यहाँ पे उपयुक्त सभी के द्वारा। तो डी होगा राइट आंसर। देखिए आगे है कि जीन्स किसके बने होते हैं? जीन किसके बने होते बताएंगे जी। जीन्स किसके बने होते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। तो बी रहेगा राइट आंसर, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोशिका शब्द दिया था किसने? बताएंगे जल्दी से आप लोग। कोशिका शब्द किसने दिया? कोशिका शब्द दिया किसने? बताएंगे जल्दी से आप लोग। कोशिका शब्द दिया था रॉबर्ट हुक ने। तो बी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर, किसने? रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द, याद रखेंगे आप लोग। फ्रेंड्स एग्जाम में आ जाए, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज की थी किसने? लुवेन होक ने की थी जीवाणु की खोज। कब की थी? 1683 में। तो फ्रेंड्स एग्जाम में आ जाए रॉबर्ट ब्राउन के बारे में, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। किसी केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो फ्रेंड्स वही वाटर फ्लेमिंग ने क्या किया था? वाटर फ्लेमिंग ने क्या किया था फ्रेंड्स? बताएंगे जल्दी से आप लोग। बिल्कुल फ्रेंड्स, वाटर फ्लेमिंग ने मिटोसिस डिवीजन का पता लगाया था। मिटोसिस डिवीजन का पता लगाया था, याद रखना आप लोग। ठीक है, बिल्कुल फ्रेंड्स याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्लेमिंग यहाँ पे दिया गया है। तो फ्लेमिंग एक तो हो गया वाटर फ्लेमिंग और एक होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो फ्रेंड्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या था? पेनिसिलिन की खोज। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी फ्रेंड्स, याद रखना। तो फ्लेमिंग दो नाम है, एक तो वाटर फ्लेमिंग और एक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दोनों का यहाँ पे बता दिया गया है, तो मिस्टेक मत करना बिल्कुल भी आप लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। तो बी रहेगा राइट आंसर, किसमें? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में पाया जाता है क्लोरोफिल, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है जी, बिल्कुल याद रखना। देखिए नेक्स्ट है कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसका परबल प्रमाण क्या है? बताएंगे जल्दी से। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ, इसका परबल प्रमाण है बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग। तो फ्रेंड्स बिल्कुल बी रहेगा राइट आंसर।
देखिए आगे चलिए, यहाँ पे देख लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है, क्योंकि उसमें क्या है बताएंगे जल्दी से। बहुत अच्छा फ्रेंड्स रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की, बहुत मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स आपको पढ़ाने में, बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की। देखिए यहाँ दिया है लाइसोसोम आत्महत्या की थैली होती, क्योंकि उसमें जल अपघटक एंजाइम होते हैं, जल अपघटक एंजाइम होते लाइसोसोम में। तो ये रहेगा राइट आंसर, याद रखेंगे आप लोग। देखिए नेक्स्ट है, कोशिका का पावर हाउस कौन है बताएंगे। कोशिका का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है कोशिका का पावर हाउस। तो बी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। बी होगा बिल्कुल राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट, अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा किस में प्राप्त होती है? अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है बताएंगे जल्दी से। बहुत ही अच्छे तैयार फ्रेंड्स आप लोग की। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास जल्दी से शेयर कर देंगे। देखिए यहाँ दिया है, अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? एटीपी से प्राप्त होती है। किससे? एटीपी से। तो सी रहेगा राइट आंसर। एटीपी क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट याद रखेंगे आप लोग। देखिए आगे है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन बनी होती है, किसकी बनी होती है बताएंगे आप लोग जल्दी से। खाद्य श्रृंखला किसकी बनी होती है? उत्पादक व उपभोक्ता की बनी होती है खाद्य श्रृंखला। डी रहेगा राइट आंसर, अच्छे से आप लोग याद रखना। देखिए आगे है, किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधों और जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है। इकोसिस्टम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। सी रहेगा राइट आंसर, इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, क्रॉप रोटेशन से लाभ क्या है बताएंगे जल्दी से। क्रॉप रोटेशन से लाभ है, क्या लाभ है बताएंगे जल्दी से आप लोग। क्रॉप रोटेशन से भूमि की उर्वरता में बढ़ोतरी होती है। तो सी रहेगा राइट आंसर। क्या होता है? क्रॉप रोटेशन से भूमि में उर्वरकता में बढ़ोतरी होती है। सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, कि सूर्य की रोशनी से अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती हैं जो उत्पादित करती हैं, किसको उत्पादित करती हैं बताएंगे जल्दी से आप लोग। सूर्य की रोशनी से अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती हैं जो उत्पादित करती है ओजोन गैस। तो सी रहेगा राइट आंसर, ओजोन O3 याद रखेंगे आप लोग। देखिए आगे देखिए, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है बताएंगे जल्दी से। बहुत अच्छी फ्रेंड्स तैयारी है आप लोग की, बहुत से रिस्पॉन्स है। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? वायु प्रदूषण द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। तो सी रहेगा राइट आंसर, वायु प्रदूषण द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। तो फ्रेंड्स याद रखना आप लोग, ये अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, भारत में मृदा अपरदन का सबसे गंभीर कारण क्या है? भारत में मृदा अपरदन का सबसे गंभीर कारण क्या है बताएंगे सब लोग जल्दी से फटाफट। बहुत ही अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। भारत में मृदा अपरदन का सबसे गंभीर कारण क्या है? बिल्कुल फ्रेंड्स क्या है? वन कटाव है। तो डी रहेगा राइट आंसर, वन कटाव। अच्छे फ्रेंड्स आप लोग याद रखना, भारत में मृदा अपरदन का सबसे गंभीर कारण क्या है? वन कटाव। डी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, मृदा कण की सतह पर मजबूती से चिपकी पतली जलप्रत कहलाती है। क्या कहलाती है बताएंगे? मृदा कण की सतह पर मजबूती से चिपकी पतली जलप्रत कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्द्रता जल क्या आर्द्रता जल कहलाती है। तो बी रहेगा राइट आंसर। बिल्कुल फ्रेंड्स आप लोग याद रखना, हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे चलिए, जल क्रांति कहाँ होती है? जल क्रांति कहाँ होती है बताएंगे जल्दी से। जल क्रांति चिकनी मिट्टी में होती है। किसमें? चिकनी मिट्टी में होती है। तो ये होगा राइट आंसर, चिकनी मिट्टी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, खाद्य कड़ी में शाकाहारी होते हैं। खाद्य कड़ी में शाकाहारी होते कौन होते हैं? खाद्य कड़ी में शाकाहारी बताएंगे कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं खाद्य श्रेणी में, खाद्य कड़ी में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता। तो फिर सी रहेगा राइट आंसर, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, कि पादपों को मिट्टी से जो जल मिलता है वह है। पादपों को मिट्टी से जो जल मिलता है वह कौन सा है? केशिका जल। कौन है? केशिका जल, कैपिलरी वाटर, केशिका जल। तो सी रहेगा राइट आंसर। देखिए आगे चलिए, पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं, पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते क्या कहलाते हैं?
जी फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तैयारी आप लोग फ्रेंड्स जल्दी से बताएंगे आप लोग। पादप पादप जो चट्टानों की सतह पर उगती हैं लिथोफाइट्स कहलाते हैं। क्या? लिथोफाइट्स कहलाते हैं, याद रखेंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, अच्छे से आप लोग याद रखना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, वायु का मुख्य प्रदूषक कौन सा है, बताएंगे जल्दी से आप लोग फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें। फ्रेंड्स देखिए कितनी मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, सुबह से लेकर शाम तक क्लास लेके आते हैं फ्रेंड्स। एक लाइक तो बनता है, उम्मीद है सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। और फ्रेंड्स अगर आपने पीछे के 10 पार्ट नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स याद रखना, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग पीछे के पार्ट को कवर कर सकते हैं। और पीडीएफ लेने के लिए आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्रेंड्स, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखना हमारी अगली क्लास है 11:30 बजे जीके का बूस्टर टेस्ट। जीके का बूस्टर है 11:30 बजे, याद रख स्पेशल। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये दो अभी जो आप टेस्ट दे रहे हैं, आप जो क्लास आप अभी जो चल रही है, और एक 11:30 स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन और विस्तार से, तो स्पेशल क्लास है। आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, ये क्लास बिल्कुल मिस मत क्या करें, 6:30 बजे मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में 11:30 बजे, ठीक है। देखिए यहाँ दिया है वायु का मुख्य प्रदूषक कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है वायु का मुख्य प्रदूषक। तो फ्रेंड्स याद रखना बी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है बायोम है। क्या है बायोम, बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल फ्रेंड्स, बायोम क्या है? पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं, बायोम कहते हैं। बिल्कुल पृथ्वी का वह स्थान, पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं, बायोम कहलाता है। तो ए होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए। पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जीव मंडल कहते हैं पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को। तो ये रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, बताएंगे जल्दी से। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, सदैव सीधा, याद रखेंगे आप लोग। देखिए नेक्स्ट है किस चीज की कमी से तोंदी रोग होता है? किस चीज की कमी से तोंदी रोग होता है, बताएंगे जल्दी से। किस चीज की कमी से तोंदी रोग होता है? किससे? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, याद रखेंगे आप लोग। फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी होता है। और फ्रेंड्स याद रखना, जो लोग रतौंधी से पीड़ित हो जाते हैं उनको रात्रि में दिखाई नहीं देता है। विटामिन ए का समृद्ध स्रोत क्या? गाजर होता है। गाजर क्या है? विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। और वहीं फ्रेंड्स विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनोल। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है ये ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्र होने से होगा? ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्र होने से होगा? बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड के एकत्र होने से। तो बी रहेगा राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स अच्छे से, ठीक है ना। बिल्कुल फ्रेंड्स याद रखना, वायुमंडल में बढ़ती हुई हानिकारक गैसें कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी क्या हैं? ये हानिकारक गैसें हैं जो वायुमंडल में तेजी से बढ़ रही हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है। और फ्रेंड्स ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। तो चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अल्पकालिक एक वर्षीय पौधे वह होते हैं जो अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। कितने सप्ताह में करते हैं? बिल्कुल 6 से 10 सप्ताह में पूरा करते हैं। अल्पकालिक एक वर्षीय वह पौधे हैं जिनका जीवन चक्र 6 से 10 सप्ताह में पूरा होता है। तो डी रहेगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है शकरकंद में क्या रूपांतरण होता है, बताएंगे। शकरकंद में क्या रूपांतरण होता है? क्या होता है? शकरकंद जड़ का रूपांतरण होता है। किसका? जड़ का रूपांतरण होता है शकरकंद। तो फ्रेंड्स ये रहेगा राइट आंसर। बिल्कुल आप लोग अच्छे फ्रेंड्स एकदम, मूली, गाजर, चुकंदर, शलगम और शकरकंद का खाने के बाद क्या होता है? जड़ होता है। क्या जड़ होता है, याद रखना। अदरक, हल्दी, अरबी, प्याज, आलू का खाने के बाद तना होता है। देखिए नेक्स्ट है एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उसे भोजन नहीं लेता, तो वह क्या कहलाता है? क्या? अधिपाद कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये रहेगा राइट आंसर। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उसमें भोजन नहीं लेता, अधिपाद कहलाता है। क्या? अधिपाद, एपिफाइटिक कहलाता है, याद रखना आप लोग, एपिफाइटिक, अधिपाद। देखिए नेक्स्ट है आरोहण मूल पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं आरोहण मूल, बताएंगे जल्दी से। आरोहण मूल पान में पाए जाते हैं। किसमें? पान में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहेगा राइट आंसर। बरगद में क्या होता है? स्तंभ मूल पाए जाते हैं।
ठीक है, बिल्कुल फ्रेंड्स याद रखना। और आरोहण मूल पान में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। अगर आपने फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, इस बिल्कुल आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास जल्दी शेयर कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए कि निम्नलिखित में से भ्रूण अभ्रूणपोषी बीज कौन सा है। निम्नलिखित में से अभ्रूणपोषी बीज कौन सा है, कौन सा है जी, बिल्कुल फ्रेंड्स कौन सा है, अभ्रूणपोषी जीव कौन सा है, बिल्कुल फ्रेंड्स मटर है अभ्रूणपोषी जीव, अभ्रूणपोषी बीज, माफी चाहते बीज। तो बी रहेगा राइट आंसर, कौन सा बीज है, मटर है। देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन है, बीजों का अंकुरण जब वे फल के अंदर भी होते तो क्या कहलाता है। बीजों का अंकुरण जब वे फल के अंदर ही होते हैं क्या कहलाता है, विविपेरी कहलाता है। क्या विविपेरी कहलाता है, सी रहेगा राइट आंसर विविपेरी। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स याद रखना, अगर आपने पीछे के 10 पार्ट नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए लिंक दिए गए हैं सभी पार्ट्स के अलग अलग, वहां से आप लोग पीछे के जो पार्ट्स हैं वो कवर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स डेली 100 क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाते हैं। 2000 क्वेश्चंस का महासंग्राम है, अगर आप डेली आके सुबह 6:30 बजे 2000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो फ्रेंड्स सुन लीजिएगा, इनसे बाहर ना तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया है और ना ही आएगा। अगर आप लोग कर लेंगे ना तो फ्रेंड्स इनसे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आप लोग माइंड में सेट करना। यही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक गुरुकुल एकेडमी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, अगर फ्रेंड्स आप लोग पीडीएफ चाहते हैं ना, पीडीएफ चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी अगली क्लास है 11:30 बजे, याद रखना, जीके का जीके का बूस्टर टेस्ट, जीके का बूस्टर टेस्ट होगा 11:30 बजे जो डेली होता है। तो फ्रेंड्स 2 टेस्ट ऐसे हैं जो स्पेशल टेस्ट है, आप लोग सब कुछ फ्री में होता है, कोई पैसा नहीं लगता आप लोग का यहाँ पे। तो डेली आके पढ़िए, अपनी मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, अच्छे से आगे बढ़िए, ठीक है। आपकी कमी भी हमारी कामयाबी है। तो फ्रेंड्स चलेगा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।